जो हमारा शोषण हो रहा है, हमारा पीड़ित कराया जाता है, हमें उपेक्षित किया जाता है। तो हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमें भी हमारी पहचान मिले, हमें अच्छा वेतन मिले, हम जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे। हमारे घर में बहुत हमारे जो हस्बैंड होते हैं या हमारे जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबकी कोई ना कोई दिक्कत है। कोई बीमार होते हैं, तो कोई शराबी होते हैं, तो कोई दुर्घटना घटित होते, कोई एक्सीडेंटली होता है जिसके कारण उनके हस्बैंड बाहर कहीं काम नहीं कर सकते। तो ऐसी महिलाएं क्या करें, मजबूरी में जाके झाड़ू पोछा ये सब काम तो करना ही पड़ता है। और जिसके साथ अपने आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चे भी माँ के साथ में जाते हैं कि भाई हमारा घर का थोड़ा स्तर बढ़े, हमें कुछ अच्छी फैसिलिटी मिले कि भाई हम और अच्छी पढ़ाई मिल सके तो उन बच्चों के लिए। और हमारे जो सरकारी योजना जितनी भी मिलती है तो उसमें हमको कोई फायदा नहीं। जैसे हमारा श्रमिक कार्ड बना, तो उस श्रमिक कार्ड बनाया, श्रमिक डायरी बनाई, जिससे हमारी महिलाओं को कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि 14 जो कॉलम बना रखा है वो शहरी महिलाओं का, गाँव में भी तो बंगलों में जाती है लेडीजें, तो वो कहाँ से वो फायदा उठाए। राशन कार्ड हमें मिलता है, बना है, पर उसमें हमको राशन की कोई सुविधा नहीं मिलती। क्योंकि वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वो हमसे बोलते हैं कि लाओ आप मजदूरी डायरी लाओ। जब हम मजदूर की ही कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो हमें मजदूर डायरी कहाँ से बनेगी। तो और इसके अलावा हमें सामाजिक सुरक्षा, जैसे सर ने बताया कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए कोई पेंशन की कोई नहीं है, पीएफ का कोई नहीं हमारे है, और ना हमें वहाँ पे जहाँ काम करते हैं कि कोई सुरक्षा मिले। हमारे साथ कोई भी घटना होती है, मान लो मैं कहीं काम कर रही हूँ और गिर गई, तो ना तो वो मालिक हमें अस्पताल ले जाए लेते, और अगर हम चले भी गए तो उसका खर्चा नहीं उठाते। दूसरा, अगर हमने उन पे केस किया तो वो पैसे वाले होने के कारण गरीब तो दबता ही है, तो उसको दोनों तरफ। और ना जितने दिन वो छुट्टी रेस्ट का टाइम मिलता है उस टाइम पे वो हमें तनख्वाह भी नहीं देते। और अगर मान लो वो कहीं बाहर गए और उन्होंने कह दिया 10 दिन आप छुट्टी पे, तो हम 10 दिन कहाँ जाएं, हम क्या खाएं, हमारे बच्चे क्या खाएं, हमारा जो भी जितना जीवन की जो है व्यवस्था सब बिगड़ जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को रखे। हमारे सरकार से हम ये मांग रखना चाहते हैं कि हमारे एक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया जाए और हमें अच्छा वेतन मिले। क्योंकि अगर हम एक जगह काम करने जाते हैं तो हमें झाड़ू पोछे के मुश्किल से खींचतान के 700 या 800 रुपये मिलते हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ, एक लेडीज दिन भर में 3 या 4 जगह ही काम कर सकती है, मुश्किल से 5 या 6 हजार। अब 5-6 हजार में एक सही जीवन निकल सकता है क्या? आप खुद आपके घर में भी आती है काम करने वाली बाई, तो आप उनका जीवन देखो, दिन भर वो दौड़ती रहती, फिर भी उनको सही जीवन नहीं व्यतीत हो रहा है। इसके लिए धन्यवाद, बस इतना ही। कितनी महिलाएं काम करती है, थोड़ा यूनियन के बारे में? हमारे कुल मिला के जब अभी हमारे संगठन से जुड़े हैं, क्योंकि सरकार ने तो हमारे लिए कोई कार्ड नहीं बनाया, पर हमारे संगठन ने जो हम महिलाओं का कार्ड बनाया उसमें 4000 से भी ज्यादा महिलाएं, और आगे भी हम जोड़ रहे, और आगे हमारे राजस्थान पूरा करने का है कि हम और भी महिलाओं को हमारे साथ जोड़ सकें। यूनियन की फीस वगैरह क्या रहती है? हमारे यूनियन की फीस होती है 30 रुपए, जो मेंबरशिप के लिए होती है कि भाई 30 रुपए यूनियन में जुड़े, और उन्हीं से 30 रुपए लिए जाते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम उनके लिए कुछ बाहर से आता वो तो हम महिलाओं में बांटते हैं, पर उसी 30 रुपए से उनके नाम से कार्ड बनाया जाता है, और वही कार्ड से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। काम का क्या रहता है? काम का वेतन थोड़ा बताएं, कितना रहता है? हम झाड़ू पोछा करते, मैंने अभी बताया है कि मुश्किल से हम 700 झाड़ू और पोछा करा तो 700 रुपये एक घर से मिलता है, और अगर हमने 4 घरे करे तो यही हमारे। और अगर इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा काम करते, कपड़े धोना या उनके कई मेहमान आ गए तो सब्जी वब्जी काट के दिए, तो हमको कुल मिला के 6-7 हजार के लमसम ही पड़ता है। और कभी त्योहार होता है जैसे दिवाली होली, तो हमारे काम का तो लोड बढ़ता है, पर हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता। उसके अलावा वो हमें खाली एक मिठाई का डब्बा, एक साड़ी दे देंगे, तो उससे हमारे जो मेहनत करी उसका कहाँ मिला? वो तो हमें वैसे भी मिलता। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या कोई भी करते हैं तो वो तो दिवाली पे वैसे ही मिलता है, बोनस कहाँ मिलता है? हमको तो बोनस भी नहीं मिलता। जैसे आप मजदूर लोगों को मिलता है, बोनस मिलता है, पर जो घरेलू कामगार महिला उनको नहीं मिलता। सर मेरी यही मांग है कि हम जैसी महिलाओं के लिए भी सरकार कुछ करे, हमारे सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का निर्माण करे। ये जो असंगठित कामगार है, जो जैसे अपना जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए कार्ड वो लगे है ना, उसको तो क्या लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग क्लास की बात करोगे कि वर्किंग क्लास है, तो इनको क्या उस पॉइंट से जोड़ा जा सकता है? सरकार इनको पूर्ण श्रमिक का दर्जा नहीं दे रही,
ये कहते हैं ये आंशिक तौर पे काम करती है। श्रमिक की कैटेगरी में वो होता है जो 8 घंटे काम करता है या 8 घंटे से ज़्यादा करता है। तो ये लड़ाई हमारी चल रही है। तो हमने उसके लिए सरकार के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया, हमने लेबर सेक्रेटरी, लेबर कमीशनर के सामने, कि भाई आप ये टुकड़ों में काम करें लेकिन दोनों शिफ्टों में करके 8 घंटे से भी ज़्यादा करें। तो केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी बीच में, उस कमेटी ने इनके ऊपर अध्ययन भी किया और पूरा रिसर्च भी किया और पूरी एक अच्छी सहानुभूतिपूर्वक रिपोर्ट भी दी, लेकिन वो पेंडिंग ठंडे बस्ते में डाल दी गई, उसका कोई आया नहीं। अब हमारी मांग ये है कि जैसे BOCW बोर्ड बना है वैसे एक इनका भी बोर्ड बनना चाहिए, ताकि इनका सोशल वेलफेयर उससे हो, और सरकार जो भी इनकम टैक्स पेई है जिनके घरों में ये काम करने जाती है उन घरों की सर्वे होनी चाहिए और उन घर के ओनर्स के पे शेष लगाया जाना चाहिए कि भाई आप घरेलू महिलाओं से काम ले रहे हो, उनको आप उनसे आप सेवाएं ले रहे हो, तो आप या तो उनको वेतन, अगर वो पूरी सारी सुविधा दे नहीं सकते, वो तो कह रहे हैं ना पानी भी नहीं पीने देते, उनका टॉयलेट भी अगर हमारे लिए पानी भी उनके बाहर टॉयलेट रखा जाता तक है। भी इनको इमरजेंसी में ऐसी स्थिति में अटेंड नहीं करना देते, तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे वो इनका कल्याण करें। तो हम ये सरकार से कह रहे हैं कि सरकार जिनके यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर काम करती है, जैसे सेस लिया गया था BOCW में, वैसे उनके ऊपर सेस लगाए और सरकार उस सेस से इनको सारी सोशल सिक्योरिटी प्रदान करे। ये हमारी मांग है और हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। बड़े अपेक्षाएं लेके महिलाएं आई है, तो क्या आप इनको आश्वासन? बिल्कुल अपेक्षा क्या, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, और BOCW बोर्ड की सुविधा भी एकदम नहीं मिली। हमने ये लंबे समय तक 1970 में सबसे पहले आवाज उठी थी, निर्माण श्रमिक जो बांध बनाता है, जो नहर बनाता है, जो सड़क बनाता है, जो एयरपोर्ट बनाता है, जो रेल की पटरी बिछाता, जो कॉलेज बनाता है, स्कूल बनाता है, और आज वो निर्माण श्रमिक का बच्चा उस स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकता है, वो उस हवाई जहाज में बैठ नहीं सकता, वो रेल में बैठ नहीं सकता, उस बस में नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो बना रहा है, निर्माण कर रहा है, लेकिन उससे वो वंचित है। तो अंतोगत्वा सरकार ने कह दिया हमारे पास बजट नहीं है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई। सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश जी ने ये आदेश दिया कि ये देश के निर्माता है, निर्माण करता है, और जब आपके आप सारे वेलफेयर के आपकी सरकार के बजट से खर्च होता है अन्य, तो इनके लिए क्यों नहीं हो सकता है? तो उन्होंने फिर भी अटल जी के समय में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो सरकार ने ये कह दिया हमारे पास इतना बजट नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े करोड़ों की तादाद में ये वर्कर है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा कि ये मना कर रहे हैं, आप बताइए क्या सोर्स है जो जिससे इनका पुनर्वास हो सकता है, इनकी सामाजिक सुरक्षा। तो हम लोगों ने ये दलील दी कि जिस तरीके से 10 लाख का कोई निर्माण करता है ऊपर, तो उसमें 1% सेस लगा दीजिए। जो 10 लाख का मकान बनाने वाले आदमी के 1% सेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे जितना भी ऊपर राशि का जो बनता है उस पर 1%, तो उस शेष से पूरा हम उनका सामाजिक सारी चीजों का ताना बाना हम इनको बनाकर हम इनको चलवाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिया कि ये जो ट्रेड यूनियन ने जो आपको सुझाव दिया है, इसके ऊपर आप 3 माह के अंदर ऐसा लॉ लेके आइए, कानून लेके आइए, और ये कानून बनाइए, और इस कानून के द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दीजिए कि वो अपने अपने स्टेट में ऐसा बोर्ड बनाए। तो पहली बार जब अशोक गहलोत जी की पिछली सरकार थी 2011 में ये बोर्ड बना, और बांगीलाल जी गरैसिया उसके चेयरमैन बने, और मैं उसमें BOCW बोर्ड का मेंबर बना था। तो मुझे गहलोत साहब ने भेजा था 3 स्टेट में देखने के लिए, जो श्रमिक के लिए ज्यादा कल्याणकारी योजना बनाने वाले स्टेट है, केरला, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। मैं तीनों जगह जाके आया, वहां से रिपोर्ट ली मैंने, लेकिन मैंने गहलोत साहब को रिपोर्ट सौंपी, बांगीलाल जी को। मैंने कहा साहब मैं इससे सहमत कब हूँ, मैं इससे भी बेहतरीन स्कीम मैं देना चाहता हूँ। तो मैंने पूरी योजना दी बच्चों की पढ़ाई तक के लिए, इनका जो कार्य के दौरान प्रसूति लाभ और इनके अवकाशों के दिन के वेतन, इनके दुर्घटना होने पे इनका इलाज, इनके आंशिक दुर्घटना होने पे 1.5 लाख तक का इनको कंपनसेशन, और मृत्यु होने पे 5 लाख। और सबसे बड़ा जो बच्चों की हमारी जो आदिवासी ये जो बहनें बेटी आदिवासी और SC की बहनें,
आज इनके बच्चों की शादी के लिए उस समय में इनके पास पैसे नहीं होते, इनको अपने जेवर या जमीन बेचनी पड़ती, तो उसके लिए हमने 51,000 रुपये बच्ची की शादी के ऊपर सहायता शुरू की थी। और 3 लाख साइकिलें हमने गहलोत साहब से बंटवाई थी। जो श्रमिक आते थे उनको काम नहीं मिलता, वापस घर जाने के लिए किराया नहीं होता था उनको, और एक खाने हैं जो पोटली में बांध के वो घर से लटकता हुआ गाड़ी से आता था, 12 बजे वो रोटी खाता था, तब तक सूख जाती थी, तो उनको टिप्पण, ये सारी स्कीमें हम लेके आए थे पहले वाले बोर्ड में। उसके बाद सेकंड में वसुंधरा जी की सरकार आई, उन्होंने ये सारे श्रमिकों का पंजीयन का अधिकार पंचायतों को सौंप दिया और टोटल फर्जीवाड़ा हो गया। लोगों ने अपने वोट बैंक को बनाने के चक्कर में हर एक को निर्माण श्रमिक बना दिया, और वो जो पैसा मांगेला जी गिराशा, और हम जो छोड़ के आए थे 1300 करोड़ रुपया, वो 1300 करोड़ रुपया खत्म कर दिया। और जब वापस अशोक गहलोत की सरकार आई, जब हमारे पे 20,000 का कर्जा सौंप के गए इस बोर्ड में, देनदारी, ऐसी हमारी हालत थी। हमने पूरी स्कीम चलाने के बाद भी बचत करके देखे आए, और वो जाने के बाद कर्जा सौंप के आए। फिर टीकाराम जी जूली सुखराम जी भंवरलाल जी मेघवाल बने, वापस गाड़ी को पटरी पे लाए। फिर टीकाराम जी बने, गाड़ी को पटरी पे ला के वापस वो बंद पड़ी हुई स्कीमों को धीरे धीरे हमने शुरू किया। सुखराम जी बिश्नोई के समय में हमने छात्रवृत्ति बंद थी, वो लोगों का करोड़ों रुपया बच्चों की पढ़ाई का हमने दिलवाया, और वापस ये सरकार बदल गई और ठंडे बस्ते में वापस योजना चली गई। अभी मजदूरों को कोई रिलीफ नहीं मिल रही है, बोर्ड का पैसा सरकार अपने इशारे पे खर्च कर रही है। अभी हमारे पिछले समय इस मई दिवस पे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले थे, और प्रोग्राम डिसाइड हो गया था कि ये सारी चीज़ों में क्लियरिटी करेंगे, लेकिन किसी कारणवश भारतीय मजदूर संघ ने ये कहा कि भाई हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम नहीं मनाते, हम तो विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। तो वो उसके आधार पर वो मुख्यमंत्री जी ने लास्ट 3 दिन पहले प्रोग्राम रद्द कर दिया। अन्यथा ये हम उनके एक मंच पर हमारे को सबको बुलाया था और हम वहाँ पर ये बात रखने वाले थे। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप पत्रकार, आप मीडिया के साथी जो आवाज़ उठाते वो सरकारें सुनती है, और आज ये आवाज़ आपके द्वारा मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी तक जानी चाहिए कि राज्य का श्रमिक का सबसे कम न्यूनतम वेतन आज राजस्थान में मिल रहा 285 रुपये। शर्म की बात है। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली आज हमसे कई गुना ज्यादा मजदूर को पारिश्रमिक दे रहे प्रतिदिन, और राजस्थान में मात्र 285 रुपये। अब 285 रुपये में 5 आदमी, माता पिता में से एक कोई जिंदा है और पति पत्नी और उसके बच्चे 5 आदमी का पालन कैसे करें? ये मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाह रहे थे और वो सुनने के लिए आ रहे थे, लेकिन हो सकता है भारतीय मजदूर संघ को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने रद्द करवा दिया प्रोग्राम। मैं तो आज इस मंच के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ को कहना चाहता हूँ, यार उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो आप वहाँ की स्टेट इतना न्यूनतम मजदूरी यहाँ घोषित करवा दो ना।